चूँकि वो मुल्ज़िम नहीं है, मुजरिम है नवाज़ शरीफ साहब, तो उनको ऑलरेडी सज़ा हुई हुई थी। जेल से वो बहाने से गए कि जी मैंने जाके इलाज करवाना है, उसके बाद वो आए नहीं 4 हफ़्तों का कहकर। तो जब एक मुजरिम हो, उसको सज़ा हो गई हो, उसके बाद वो सज़ा काट रहा हो और फिर वो देर से आए, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि शाम का भूला देर से आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। तो वो अभी जो है मुजरिम है, उनकी बेल नहीं हो सकती कानूनी तौर पे, प्रोटेक्टिव बेल भी नहीं बनती है कि जी वो आएँ और आते ही जलसा गाह पे चले जाएँ, उनको इतनी देर की इजाज़त दे दी जाए, प्रोटेक्टिव बेल मिल जाए, वो भी बहुत मुश्किल है, वो भी नहीं हो सकती। लेकिन एक उनके लिए जो है वो एक स्पेस ज़रूर है कानूनी तौर पे, वो ये है कि एक पार्लियामेंट ने एक एक्ट जो है वो पास किया था, उसमें ये कहा गया कि जो तायात नाअहली है उसको ख़त्म किया जाए और 5 साल की जो है ना वो नाअहली होगी। तो उस हवाले से जो है उनके पास स्कोप है, वो कोई भी इसको चैलेंज कर सकते हैं और हायर कोर्ट्स में, अपीलेट कोर्ट्स में उनको इस हवाले से कम रिलीफ मिल सकता है कि वो तायात नाअहल ना हो, लेकिन उनको सरेंडर करना पड़ेगा। तो इस हवाले से मैं ये देख रहा हूँ कि कोई लेवल प्लेइंग फील्ड का भी मुझे नज़र आ रहा है कि वो भी होगा, पीटीआई को भी अब कुछ रूम मिलेगा, बहुत सी अवाम पीटीआई के साथ है। तो इस हवाले से मुझे तो नून लीग को कानूनी तौर पे उनको कोई अच्छी कोई रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनको कानूनी तौर पे जो है उनके लिए मामलात बुरे होंगे, ये प्रेडिक्शन भी है और ये मेरा तज्ज़िया भी है। उसके अलावा पीटीआई के लिए जो है वो मामलात बेहतर होंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो है वो बुरे दिन काट रहे हैं और अब वो रिलीफ़ की तरफ उनको जाना पड़ेगा, क्योंकि अदालतें भी थक गई हैं। उनको रिलीफ़ ना देकर और लटका कर आखिरकार तो उनको रिलीफ़ मिलना है, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा 302 वाला काम नहीं किया हुआ, कोई कत्ल किया हो। उनके ऊपर जो मामलात हैं उसमें ज़मानतें उनकी डेफ़िनेटली बनती हैं। साइफ़र केस में कोई इतने बड़े मामलात नहीं। मैंने पूरा वीलॉग 2-3 वीलॉग्स बल्कि साइफ़र केस पे किया मैं, उस हवाले से आप देख लें कि उस पे जो है वो बेबुनियाद बेसलेस सा केस है। तोशा खाना में उनकी ज़मानत हो चुकी है, तोशा खाना वाले में भी जो है उनको मज़ीद जो सज़ा है वो भी अपीलेट कोर्ट में जब ये केस चलेगा ज़रा तेज़ी से अब, और इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद मेनली अब ये होगा कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ज़रा तेज़ी से वो बुनियादी हकूक़ के जो मामलात हैं वो रुके हुए थे, इस वजह से उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को जल्दी निबेड़ा। अब वो उन बुनियादी हकूक़ पे आएंगे जो कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। बहुत से मिसिंग पर्सनस हैं, उनका कुछ पता नहीं है, और जब वो आते हैं वो अपनी अजीब से बयानात देते हैं जो सारी अवाम जो है वो कह रही है कि ये कैसे बयानात हैं, कोई अगवा हुआ है और वो अगवा होने के बाद आता है और वो कोई और बयान दे रहा है, उस्मान डार साहब कोई और बयान दे रहे हैं, उनकी वालदा कुछ कह रही हैं, सदाकत साहब हैं उनकी सदाकत पे भी चैलेंज कर रहे हैं लोग, और उसको देख रहे हैं कि जी वो भी झूठ है सब कुछ। तो ये बुनियादी हकूक़ शेख रशीद साहब वगैरह ये सब जो है ये गायब हैं। तो इसके ऊपर बहुत सा जो है ना अभी काम होने वाला है, और वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जल्दी करेंगे और उसमें जो है ना वो ओवरऑल रिलीफ़ मिलेगा, और इस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो अपने काम और जितने भी क्रैकडाउन्स हैं उनको जल्दी निबेड़ रही है, क्योंकि अब इलेक्शंस ज़्यादा दूर नहीं है। इलेक्शंस जनवरी में इंशाल्लाह एंड तक हो जाएंगे और कोई चारा नहीं है, क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बहुत अनप्रेडिक्टेबल हैं, उनका कुछ नहीं पता, इसलिए इस्टेब्लिशमेंट भी इस चीज़ से ख़ाइफ़ है और वो जल्दी काम निबेड़ रही है, और उन्होंने ताइन की बालादस्ती का हलफ उठाया और उस पर वो पूरे उतरेंगे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब। बहुत शुक्रिया। अली हुसैन बुखारी, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एडवोकेट सैयद अली हुसैन बुखारी ऑफिशियल। अच्छा जी, कल का एक बड़ा तारीख साज फ़ैसला आया है जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का। उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में उसके बारे में तमाम चैनल जो हैं वो बड़े ही ख़बरें दे रहे हैं, और मेरा ख़्याल है कि अवाम को बहुत हद तक पता भी चल गया कि उसमें मैं एक सबसे पहले 2-3 उनके सेलिएंट फ़ीचर्स बता दूँगा कि क्या मेन 2-3 सेलिएंट फ़ीचर्स हैं, और उसके अलावा उसके असरात हमारे जो पॉलिटिकल मामलात हैं उन पे क्या पड़ेगा, नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर जो है वो क्या नून लीग के हवाले से क्या उसके असरात हैं, और एक और ज़रूरी चीज़ कि पीटीआई को के लिए उसमें फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, और ये कि जो हमारे चीफ़ जस्टिस हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब,
उनका जो है वो आइंदा दिनों में मुस्तकबिल में वो क्या करेंगे या उनका मिलान तबा क्या होगा, उनका वो हमारी जो पॉलिटिकल एक बैकग्राउंड है या जो मामला चल रहे हैं इस वक्त इस सीन में, पॉलिटिकल सीन में, वो उनका क्या रोल होगा नियर फ्यूचर में। और उसके अलावा ये ऑन द होल जो है ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है वो क्या है, क्या उसके क्या इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। ठीक है जी। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं जी सबसे पहले इस चीज़ पे कि ये तो अब सभी को पता लग गया कि इसके सेलिएंट फीचर्स क्या है। मैं जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहले एक इस पे जो ऑर्डर आया है उसमें ये है कि जो जितने भी बेंचेस हैं वो तश्कील देंगे, उसमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो अकेले नहीं तश्कील देंगे और उसमें 3 जजेस होंगे जी। वो ये एक अक्सरियत से फ़ैसला आ गया। ठीक है जी। उसके अलावा एक फ़ैसला ये, इसी फ़ैसले का जो दूसरा हिस्सा है जो उसमें भी ये कहा गया कि जितने भी इसमें मामलात हैं इनमें सुओ मोटो नोटिस अगर लिया जाता है तो उस पर अपील का हक़ होगा। ठीक है जी। ये इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट जो 2 चीज़ें, बल्कि एक ये कि 10-5 से इस एक्ट को, 10-5 मतलब कि 10 जजेस ने इसके हक़ में फ़ैसला दिया इस एक्ट के हक़ में और 5 जजेस ने अपना इससे इख्तलाफ किया। फिर 8-7 से जो है वो एक और फ़ैसला आया कि सुओ मोटो नोटिस जो लिए जाते थे, चीफ़ जस्टिस लिया करते थे, हमने देखा इफ्तिखार चौधरी साहब ने बहुत लिए, साकिब निसार साहब ने बेताशा लिए। तो इन जितने भी सुओ मोटो नोटिस हैं इनके बाद आर्टिकल 184 जो है उसका उस हिसाब से जो उसका सब क्लॉज 3 है वो फिर सुओ मोटो के ऊपर अपील पहले नहीं होती थी, अब होगी कि नहीं होगी, अपील का हक़ दे दिया गया। ठीक है जी। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि जो इसका इफ़ेक्ट जो है 8-7 से ये भी फ़ैसला आया है कि इसका इफ़ेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, यानी कि जब ये एक्ट आया है उससे पहले जितने भी केसेस थे जो सुओ मोटो नोटिस लिए गए उन पे अपील नहीं हो सकेगी। हाँ, इस एक्ट के बनने के बाद जो है अब बाद में प्रोस्पेक्टिवली जो है ना वो अपील सुओ मोटो नोटिस पे होगी। लेकिन ये बात भी तय है कि सुओ मोटो नोटिस जो है वो 3 जजेस अब लेंगे, 1 जज नहीं लेगा। अच्छा, ये तो इसके सेलिएंट फीचर्स हो गए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसका ओवरऑल क्या सिनेरियो होगा, क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, उसमें कल हामिद मीर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की, मैं इत्तेफाक करता हूँ उससे, कि इससे एक तो सबसे पहले 2 दरवाज़े, एक दरवाज़ा बंद हुआ और एक दरवाज़ा खुला। एक दरवाज़ा जो खुला है वो ये खुला है कि शफाफियत जो आइन में है, कानून साजी में है, उसका दरवाज़ा खुल गया है। दूसरा, जो हमारी जुडिशरी है वो पॉलिटिसाइज़ होती थी और उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत होती थी। इस एक्ट के फ़ैसले के बाद ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं जुडिशरी के हवाले से, वो उसका दरवाज़ा बंद हो जाएगा। ये बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है और पार्लियामेंट की जो सुप्रीमेसी है इसके बारे में बार भी कहती थी और सभी कहते थे कि वो होनी चाहिए, और वो आज जुडिशरी ने भी इस चीज़ को साबित कर दिया कि जुडिशरी इसके आड़े नहीं आएगी, चाहे वो अपने इख्तियारात को जो है तकसीम कर ले। कमी ज़्यादती की बाद में बात है, लेकिन डिक्टेटरशिप जो है वो एक ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि एक चीफ़ जस्टिस ही हैं वो जो चाहे करें, जैसे बहुत से जजेस ने किया। फुल कोर्ट बेंचेस जो है बंदयाल साहब ने भी नहीं बिठाए और अपनी मर्ज़ी के जजेस जो हैं वो सारे जो है उनके हिसाब से फ़ैसले देते रहे। एक और इफ़ेक्ट ये कि 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट केसेस, चूँकि प्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट है इसका, जब ये एक्ट आया 21 अप्रैल 2023 को, उसके बाद के जो फ़ैसले हैं उन पे अपील हो सकती है। तो इस हवाले से जो नैब का फ़ैसला है, जो तरमीम का जो एक्ट था वो बहाल कर दिया था बंदयाल साहब ने, अब वो जो है वो भी अब चैलेंज हो जाएगा और उस पे भी अपील होगी, क्योंकि वो जो है वो उस पे ये लागू होता है अपील का हक़, ये 8-7 का जो फ़ैसला है। फिर उसके बाद इलेक्शंस हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, 90 दिन में होने हैं, नहीं होने हैं। अब ये भी जो मामला है ये भी, इस पे भी अपील आ जाएगी। ठीक है, इस पे भी अपील का हक़ होगा और इसको भी मेरे हिसाब से जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं वो बड़ा तेज़ी से इसको निबेड़ेंगे कि कब 90 दिन में इसको कंप्लीट करना है। अब हम आ जाते हैं नून लीग के ऊपर और पीटीआई के ऊपर। 2 आखिरी चीज़ें हैं। सबसे पहले ये कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो आ सकेंगे और इसका उनको फ़ायदा हुआ। इस कल का जो फ़ैसला है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का, वो के नुकसान हुआ। तो उस हवाले से 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं।
कि वो ऑलरेडी सज़ा याफ्ता